आज रोमन रेंज के 1000 डेज हुए, उनको नई चैंपियनशिप भी मिली और साथ ही साथ नई मर्चेंडाइज भी रोमन रेंज की आ गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल सा ही है, लेकिन सिंपल में भी काफी अच्छा लग रहा है। वो रोमन रेंज का वो जिससे पहले वाली मर्चेंडाइज आई थी, जो उन्होंने गोट के मुंह में पता नहीं क्या कर दिया था, उससे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है। आई थिंक इसको लोग खरीदने भी वाले हैं बहुत ज्यादा। 1000 डेज में वो वी द वन वाली तो इमोजी यूज किया और साथ में एक पूरा पोस्टर टाइप का भी WWE ने लगाया हुआ है। वैसे आज जब बेल्ट रिवील हुई तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा यार इस नई वाली टाइटल को भी खरीद के अनबॉक्सिंग करो, और पिछली वाली कहाँ गई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो तो आपने खरीदी थी। तो भाई शिपिंग की वजह से वो अभी तक आई नहीं है, इवन अभी तक डिस्पैच भी नहीं हुई है, तो लग सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज जो स्मैकडाउन में हुआ उसके बाद की बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सोलो सिकोवा से। तो सोलो सिकोवा ने आज एक बहुत बड़ा गेम खेला रोमन रेंज के साथ मिलकर। जब एक बार ऐसा लगा कि वो ऊसोस की साइड है, लेकिन एक्चुअली में वो रोमन रेंज के साइड थे। स्मैकडाउन की सुबह वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हो, आई बटन पर भी होगा। सोलो सिकोवा ने इसके बाद रिएक्ट किया, आप लोग देख सकते हो। इन्होंने पिक्चर लिया है जो स्मैकडाउन से, और यहाँ पे लिखते हैं लॉयल्टी टिल दी एंड, और साथ में ब्लड लाइन वाली इमोजी का उन्होंने यूज किया हुआ है। यानी सोलो सिकोवा अपनी तरफ से मैटर क्लियर कर रहे हैं भाई, जो भसड़ हो जाए, जो पंगे हो जाए, एंड में जो चीज उनके लिए मैटर करती है वो लॉयल्टी है, और वो फिलहाल है रोमन रेंज के लिए। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में सिचुएशन काफी अलग और डिफरेंट हो सकती है, और सारी चीजें हमने डिस्कस करी असली अखाड़ा पॉडकास्ट में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके सुन सकते हो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हिंट जो कि हमको इस वाले सेगमेंट से मिले, तो आप लोग जाके देख लेना। और कल का भी वेट करना, क्योंकि कल ठीक 12 बजे असली अखाड़ा ऑन यूट्यूब वन टाइम ओनली होने वाला है, पूरी वीडियो सीरीज। सो उसके लिए भी आप लोग रहो स्टे ट्यून्ड। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एलेक्सा ब्लिस ने अपना बेबी बम्प दिखाया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है गुड बाय एब्स, और छोटा सा उनको लिटिल बम्प है वो दिखाई दे रहा है। अपनी जो पूरी प्रेगनेंसी वाली जर्नी है उसको वो शेयर करेंगी सोशल मीडिया पे, तो जैसे जैसे कुछ कुछ पता चलता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इंतजार अब लंबा हो जाएगा एलेक्सा ब्लिस के फैंस का, क्योंकि इस साल तो उनके वापस आने का कोई चांस है नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रेगनेंसी या फिर बर्थ देने के बाद वो जल्दी से वापस आ जाएंगे WWE में। स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद का क्या सीन हुआ तो हमने स्मैकडाउन के क्लोजिंग मूवमेंट में देखा कि कैसे जो सोलो सिकोवा है उन्होंने जिमी ऊसो को धर दिया रिंग में। उसके बाद की जो पिक्चर है आप देख सकते हो, यहाँ पे जे ऊसो जिमी ऊसो को उठा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं कि चल भाई हो गया, उठ जा, आ जा, ऐसे वैसे हो जा। मतलब इतना कुछ खास नहीं था। बट आज शो के बाद एक डार्क मैच WWE ने बुक किया था, और वो कोडी रोड्स का था। कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन के डार्क में रेसल किया अगेंस्ट द मिज। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले से ही कोडी रोड्स शेड्यूल थे इस वाले शो के लिए, मतलब कि उनको यहाँ पे आना था, लेकिन आप सोच रहे हो भाई उनका तो आर्म इंजर्ड है, तो आपको पता ही है स्टोरी लाइन वाली ये चीज़ है, और इसीलिए अगर प्रॉब्लम होती कोडी रोड्स को तो फिर डार्क मैच थोड़ी रेसल करने आते वो। तो अच्छा है, चलो अच्छी हेल्थ में भी जी रहे हैं कोडी रोड्स, और ये भी बंदे को देख के सही लगता है। बंदा हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए, मतलब कि हर शो में आने के लिए तैयार है। ऐसे बुकिंग के लिए WWE को ज़्यादा उनके लिए तड़पना नहीं पड़ता। तड़पना पड़ता है किसके लिए? रोमन रेंज के लिए। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि WWE ने रोमन रेंज को जो है उनका पूरा जो लिस्ट है समर ऑफ ग्रेटनेस रोमन रेंज के लिए निकाला था, तो उसी चीज़ को सार्कास्टिक वे में ट्रोल किया है सेथ रॉलिंस ने। उन्होंने अपना भी पूरा शेड्यूल निकाल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रोमन रेंज के कंपैरिजन में ये वाला जो उनका शेड्यूल है वो कितना ज़्यादा हैवी है। मतलब पूरे मंथ में, जून के महीने में आप अगर आप देखो तो 10 से ज़्यादा शोज हैं जहाँ पे सेथ रॉलिंस जाके compete करेंगे। तो भाई ये देख लो आप, हमारी जो जॉब वॉब या कॉर्पोरेट लाइफ में जो हम लोग होते हैं, हम कहते हैं यार कि क्या है, हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर अपने आप को बिल्कुल घोड़े गधे की तरह लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सोचो, ना सिर्फ हर शो में जाना है, ट्रैवल करना है, बल्कि फिर कंपीट भी करना है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रिंग में होना पड़ता है सुपरस्टार्स को। तो यार इसके लिए तो तुमको एक अल्टीमेट ह्यूमन ही बनना पड़ता है, और इसीलिए मैं बार बार अपने चैनल पे बोलता हूँ कि ये रेसलर नहीं है, ये प्रोफेशनल रेसलर वाली जो टर्म दी है इनको, ये इसीलिए है। कहाँ रेसलर्स को बोलते हैं कि यार वो असली में लड़ते हैं, क्योंकि वो भी असली में लड़ते हैं, ऑब्वियसली उनके भी ऐसे स्पोर्ट होते हैं। लेकिन ये सोच रहे हो इतना ज़्यादा कंपीट करना, भाई पता नहीं किस लेवल की डेडिकेशन चाहिए होगी इसके लिए। ये लाइफ में आ जाए थोड़ी सी भी तो भाई हम तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये ब्रॉन स्ट्रोमैन से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, बर्मिंघम एलबामा में गए थे, जिसका मतलब कि उनको सर्जरी की कोई जरूरत है, ये भी रिपोर्ट्स आई थी। अब मुझे नहीं पता था ये प्रॉब्लम है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ में, लेकिन नेक फ्यूजन उनकी सर्जरी हुई है C4 एंड C5 के लिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि बैक में जो भी इशू होता है, नेक में जो भी इशू होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है WWE में। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की बातों से ये लग रहा है कि वो इतना ज्यादा, मतलब शुरुआत में कुछ था छोटा मोटा फिक्स है, ऐसा कोई बहुत कुछ मेजर नहीं था ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। इवन उन्होंने जो वीडियो डाली है ना, उसमें उन्होंने प्रोसीजर भी दिखाया हुआ है पूरा कि कैसे वो खेल चल रहा है हड्डियों में। वो यार वो देख के मुझे अपनी बात याद आ गई, जो मेरे राइट आर्म में जब प्लेट लगी थी, तो वैसी एक छोटी सी प्लेट जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी लगी हुई है। अब रिकवरी टाइम उनका शुरू हो जाएगा, टाइम लग सकता है यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और मैं चाहता भी हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन अच्छे से टाइम लेके आए, क्योंकि जल्दीबाजी में आ गए फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मामला सही नहीं रहेगा ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। केविन ओवंस ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट की है, और
63 साल का बंदा कैसे ऐसे दिख सकता है, ये बात आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में। आप लोग पिक्चर देखो जहाँ पे केविन ओवेंस का शोल्डर का जिस तरीके से सेपरेशन है उनके ट्रैप्स के साथ में, और उसके बाद बाइसेप की जो डेफिनेशन अलग से निकली है, फोर आर्म्स भी देख सकते हो भाई। ऐसा लग रहा है कि इस एज में भी कम फैट परसेंटेज पे कैसे केविन ओवेंस ऐसे काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केविन ओवेंस कोई कम, केविन नैश ऐसा भी कैसे हो रहा है कि इस एज में जब केविन नैश जो है रिंग में कोई ऐसे compete भी नहीं करते, तो उसके बावजूद वो इतनी मोटिवेशन में कि अपने आप को ऐसे फिट रख रहे हैं। एंड आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में काम करके वो उनके रूटीन में ही आ जाता है कि भाई दिन में 1 घंटा जिम करना है, अच्छी डाइट लेनी है, और उसी वजह से जो वो बॉडी इतनी अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसके लिए केविन नैश को भी एक सैल्यूट है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये बहुत मस्त है। हो सकता है आज जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ जाके हमको पता चले काफ़ी महीनों के बाद या फिर हो सकता है साल के बाद। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्जर ने ये बोला है कि रोमन रेंस का जो भी काम चल रहा है इस समय, जे ऊसो जिमी ऊसो वाला सोलो सिकोवा के साथ जो फ्यूड होने वाली, जो कि इनएविटेबल है, अल्टीमेटली ये जो सारी चीज होने वाली है वो लीड करने वाली है रोमन रेंस के एक सुपर हीरो बेबीफेस टर्न की तरफ। यानी इस पूरी ब्लड लाइन वाली स्टोर लाइन से रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने वाली स्टोर लाइन का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंड गोल यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है, इतने सालों से जो उनको ग्रूम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली उनको जाके रोमन रेंस को एक बेबीफेस सुपरस्टार बनाना है। वही सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले रोमन रेंस को फोर्सफुली बनाने की कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया, लेकिन अब एक्चुअल में स्टोरी लाइन का यूज करके, जो कि अभी तक इतने बढ़िया ट्रैक पर चल रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अल्टीमेटली उसी चीज की तरफ बढ़ना चाह रही है। यानी कि आज नहीं तो कल रोमन रेंस का बेबीफेस टर्न होगा, और वो फिर ऐसा पीरियड होगा रोमन रेंस के लिए जो कि हो सकता है उनके हील वाले कैरेक्टर से भी ज्यादा हाइप लेके आए, क्योंकि हील वाला कैरेक्टर एक बार को ऐसा होता है कि फैंस का नेगेटिव रिएक्शन होता है उसके लिए, लेकिन एक अल्टीमेट सुपर हीरो बेबीफेस के लिए रोमन रेंस जो स्टोरी लाइन अभी लिख रहे हैं उनको काफी हेल्प करेगी जब उनका कैरेक्टर में ये वाला ट्रांजिशन होगा। इसको उनमें काफी टाइम लग सकता है, हो सकता है ये 2 साल की बात हो सकता है 2.5 साल की बात हो, फिर जब की भी बात हो, लेकिन ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर इसको सक्सेसफुल बना दिया तो रोमन रेंस ऑलरेडी जो अपना नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोल्डन अक्षर में लिखवाने वाला है। अब यहाँ पे कोई फैन बॉय वाली चीज़ ये नहीं है, एक्चुअल में रोमन रेंस का काम ही इतना है जो उन्होंने अभी तक किया है, तो ये एक और नई चीज़ लिखेगा उनके करियर में। और अभी से काफ़ी टाइम बाद हो गया है, तब भी आपके साथ ही बने रहेंगे, चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। एजे स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, तो एजे स्टाइल्स को के कैरेक्टर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक छोटा सा चेंज कर रही है, और वो चेंज ये कि उनका जो कैरेक्टर है उसको ज़्यादा अग्रेसिव डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाने की कोशिश करेगी और ज़्यादा अग्रेसिव प्ले करेंगे एजे स्टाइल्स। जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि अभी भी जैसे आज स्मैकडाउन में भी उन्होंने जो है बजा दिया था। यूजुअली एजे स्टाइल्स अपने पहले वाले कैरेक्टर में होते, चाहे हील में ही क्यों ना होते, तो इतने ज़्यादा वो अग्रेसिव नहीं रहते थे। शायद हमने उसका छोटा सा ग्लिम्स भी देखा है, तो एक छोटा सा चेंज है जो कि एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर में होगा। आई थिंक बैक करने के लिए उनके पास ओसी भी है, जो एकमात्र रीजन मैं अपने दिल को दिलासा देता हूँ कि एजे स्टाइल्स के साथ ओसी क्यों है, वो इसीलिए कि फिर वो नंबर्स गेम में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, तो अपनी जो डोमिनेंस है उसको वो और तगड़ा प्रूव कर सकते हैं। एक तो ब्लड लाइन ने कमाल ही इतना किया फैक्शन वाली स्टोर लाइन के अंदर कि अब कोई नई टीम भी आ रही है तो उसको ऑलरेडी अपना बार काफी ऊपर रखना पड़ रहा है, तब जाके फैंस जो है सेटिस्फाइड होंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे उन चीजों में। तो हाई लेवल तो सेट कर दिया ब्लड लाइन ने अपनी इस पूरी स्टोर लाइन से डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी फैक्शंस के लिए। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत ऐसे तमाशा वगैरह या फिर कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है तो बताने में बड़ा मजा आता है। तो क्या सीन है देखो, अब आपको पता है यूएसए में जो एरिनाज हैं या फिर जो वेन्यूज हैं, ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक्सक्लूसिव है या फिर एडब्ल्यू के पास एक्सक्लूसिव है। एक जगह होती है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है, उसको एडब्ल्यूई बुक कर सकती है। अब तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कोई खासी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वही अकेली कंपनी थी जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। बाकी रिंग ऑफ ऑनर या फिर एनजेपीडब्ल्यू जापान की है, इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रहता नहीं था कि उनको थोड़ा सा भी ऐसे कुछ हेजिटेट हो या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आए। अब जरूर वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एडब्ल्यू भी जब अपने शोज करवाती है तो वो बहुत तगड़े अमाउंट में टिकट्स भेज देती है। तो अब इसके बारे में क्या सीन है, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई शो हो जाएगा तो उस वेन्यू के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी डील साइन करके रखी है कि उससे कुछ डेट पहले तक और उसके कुछ डेट बाद तक एडब्ल्यू का वहाँ पे कोई भी शो नहीं हो सकता। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू ये चाहते हैं कि अगर हमने जैसे कोई वेल्स फार्गो सेंटर को बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं, अब सोचो उसी टाइम पे एडब्ल्यू भी उसकी बात कर रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा चाहते नहीं है कि कोई कंपटीशन जैसा फिर ऐसा कुछ क्रिएट हो। साथ ही साथ जब डब्ल्यूडब्ल्यू का कहीं पे शो हो रहा है तो उस टाइम से मतलब तब तक एडब्ल्यू वाले कोई शो अनाउंस नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे, अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही होती है। एक तरफ हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोर लाइन को देखना अलग है और बिजनेस एस्पेक्ट से चीज़ें काफ़ी अलग चल रही होती हैं, और हर किसी का देखने का अपना अलग अलग नज़रिया है जो जिस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब भसड़ चल रही है, मुझे लगा आपके साथ छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ, छोटी वैसे काफ़ी बड़ी करके बता दी। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और भाई साहब
क्या होने वाला है? क्या WWE का जो प्रेस्टिजियस टाइटल है, WWE चैंपियनशिप इतने सालों से जो चली आ रही है, क्या ये टाइटल रिटायर होने वाली है? यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में तो चलो कोई ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो टाइटल वैसे भी कोई खास पसंद नहीं करता। रोमन रेंस ने अब जाके इतनी वो रेलेवेंट बनाई है जो नजर आ रही है। तो क्या रोमन रेंस ने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटायर कर दिया है? क्योंकि वो दोनों जो टाइटल है वो मर्ज होके नई चैंपियनशिप आई है, जिसको WWE अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप नाम दे रही है। यानी कि अभी ये दो टाइटल मिलकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल बनाते थे, अब एक टाइटल ही उस टाइटल को जो है रिप्रेजेंट कर देगा। तो ऐसे में रोमन रेंस की ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा डाउट में हो कि 3 टाइटल क्या रोमन रेंस लेके आने वाले हैं, तो ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है WWE की तरफ से। लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि रोमन रेंस 2-3 टाइटल तो लेके नहीं घूमेंगे, क्योंकि एक टाइटल लाने का मतलब ही है कि रोमन रेंस के 1000 डेज पर एक उनकी गोल्डन बेल्ट उनको दी जा रही है, जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटायर हो गई है? वेल, टेम्पररी टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आपको WWE में ये दोनों ही चैंपियनशिप ना दिखे। वो टेम्पररी टाइम का मतलब क्या है? वो टाइम तब तक है जब तक रोमन रेंस के पास एक गोल्डन चैंपियनशिप है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पर वो बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले तो क्लियर कर देता हूं कि WWE चैंपियनशिप रिटायर हो रही है। कोई भी चैंपियनशिप WWE से रिटायर हो सकती है सिवाय WWE चैंपियनशिप के, क्योंकि भाई ये तो खुद की उनकी चैंपियनशिप है। तो जो अगर आप एक गेस मार सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, स्पेकुलेट कर सकते हो, वो ये कि जिस पॉइंट पर रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप जाएगी तो जो टाइटल मर्ज जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का क्या होगा, लेकिन WWE चैंपियनशिप वापस से आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि WWE चैंपियनशिप गई है, स्टिल अगर 2023 में भी रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है, 2-3 महीने के बाद में उनके पास WWE चैंपियनशिप का नाम जरूर नहीं जुड़ा उनके नाम से, क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, लेकिन वो एक टाइटल के अंदर ही चीजें फिट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि टाइटल रिटायर हुई है, वो टाइटल एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक नए तरीके से WWE उसको दिखा रही है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेबसाइट के ऊपर भी WWE ने अभी तक अपडेट नहीं किया है जो उनकी नई वाली WWE अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट जो समझ में आ गया होगा। बाकी इसको हमने और डिटेल में डिस्कस किया है असली लगाड़ा पॉडकास्ट में, जाकर डिस्क्रिप्शन से सुन लेना। कल 12 बजे का वेट करो, क्योंकि बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज प्लान है आपके लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।